Hello everyone, welcome to Laws Forum. I'm Delhi University Cluster Innovation Center. I'm Rohini and this continue our evidence series. तो एविडेंस की सीरीज में आज का टॉपिक होगा हमारा पटेल हीरालाल जोइताराम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस. ओके, तो इस केस के कुछ कीवर्ड्स है जो कि है डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज 26 ऑफ BSA एंड द कीवर्ड इज द मिस्टेकन इन नेम. ओके, तो ये जो सारे जो है इस केस के कीवर्ड है. अब फैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक आशा बहन होती है जो कि विक्टिम होती है. ठीक है, तो आशा बहन का हस्बैंड है यहाँ पे विनोद भाई. ठीक है, आशा बहन की एक बहन है दैट इज श्रद्धा बहन. ठीक है, तो यहाँ श्रद्धा बहन का अफेयर होता है दैट इज जोइताराम, हीरालाल जोइताराम से. अब ये बात जो है वो आशा बहन को बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो उन्होंने अपना जो है इस पे डिससेटिस्फेक्शन बताया. तो इसके चलते यहाँ पे जब आशा बहन स्कूल में जा रही थी अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए, तो इसी टाइम पे क्या होता है हीरालाल उन्हें जो है उनके ऊपर एक लिक्विड होता है दैट इज इनफ्लेमेबल लिक्विड, वो डाल के उन्हें जला देता है. दैट इज जो है वो एक पूरी सड़क पे ही. ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद पास में एक रेलवे स्टेशन का वो होता है जहाँ पे कुछ लोग जो है आशा बहन की हेल्प करते हैं, उससे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं. अब हॉस्पिटल में क्या होता है उसके बाद हॉस्पिटल में आशा बहन जो अपना डिक्लेरेशंस देती है, स्टेटमेंट देती है इंस्पेक्टर को, मजिस्ट्रेट को, और वो ये बताती है कि जो हीरालाल है वो एज अ कल्प्रिट है, बट शी मेड अ करेक्शन. वो करेक्शन करती है ये बोल के कि यहाँ पे इट वॉज ये वो हीरालाल है दैट इज अ सन ऑफ अ लालचंद. ठीक है, लालचंद का बेटा. अब इश्यूज इस केस में क्या है, दो इश्यूज है. फर्स्ट इशू ये है कि वेदर दिस जो डाइंग डिक्लेरेशन है विक्टिम का, द डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ द विक्टिम स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ हर एसेलेंट अनमिस्टेकली एज दैट ऑफ अक्यूज्ड. ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ पे इशू ये आता है कि क्या ये जो आइडेंटिटी है एसेलेंट की ऑफ द विक्टिम इज द स्टैब्लिश एज द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड हियरिन. तो ये दो इशू है हमारे सामने. अब लॉ पॉइंट यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किए हैं वो ये है कि द डॉक्टर जिन्होंने ट्रीट किया विक्टिम को, आशा बहन को, ही क्लेम दैट इन हर एटोस्पी दैट शी वाज डाइड बाय द बर्न सस्टेन्ड. तो यहाँ पे मैंने आपको डाइंग डिक्लेरेशन में क्या बताया, आपको जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो एक प्रॉक्सिमेट रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, आपके कॉज ऑफ डेथ का. तो यहाँ पे जो आशा बहन की जो डेथ हुई है वो उन बर्न्स की वजह से हुई है. ठीक है, and needed a no countenance mere an academic possibility when the prosecution case regarding the death of the accused was established broad probabilities. अब यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस दी गई इस केस में. अब असेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन में तो दे आर DD by the accused must be consistent. तो यहाँ पे जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए जितनी भी दी है. देन अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन आपकी आइडेंटिकल नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ना एनालाइज करेगा फैक्ट्स को, केस के एनालाइज करने के बाद विद द डाइंग स्टेटमेंट, आपका जो डाइंग स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करेगा और जो दूसरे फैक्ट्स है और एग्जामाइन करेगा विटनेसेस को. किस केसेस में अगर आपकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो आइडेंटिकल नहीं हुई तो. ठीक है, ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली. उसके बाद आते हैं इट इज एन इनकन्विंसिबल दैट अपेलेंट वुड नॉट हैव नोन दैट सेटिंग. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की है कि मतलब जिस तरह से उन्हें जलाया गया, इतना हाई इन्फ्लेमेशन लिक्विड था वो, तो इट्स काइंड ऑफ कि हमें पता है कि नॉलेज था, इंटेंशन था करके, तो वो वाले कंपोनेंट पे इन्होंने बात की है. यहाँ पे फिर अपेक्स कोर्ट है उन्होंने कंक्लूड किया कि जो एडमिसिबिलिटी है DD की एज एविडेंस दैट इज इनिशियल स्टेप. तो सबसे पहले क्या है, हमें चेक करना है कि जो DD है डाइंग डिक्लेरेशन वो एडमिसिबल है या नहीं है, दैट इज द इनिशियल स्टेप. लेकिन एक बार कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया आपके डाइंग डिक्लेरेशन को, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है उसकी रिलायबिलिटी चेक करने की. ठीक है, तो इनिशियल स्टेप एडमिसिबिलिटी, सेकंड स्टेप होगी हमारी रिलायबिलिटी चेक करने की. अब यहाँ पे डिसीज ने क्या किया, मिस्टेक किया नाम में एपेलेंट के, and it is inconceivable that appellant would not have known the inflammable liquid would cause her death. Then the prosecution had established, तो यहाँ पे जो prosecution है उन्होंने establish की the identity of an assailant and जो multiple जो उन्होंने DDs दी थी डिसीज ने, they are admissible and they are, जो सारी की सारी जो DDs थी वो consistent थी with one another and voluntarily दी थी उनका, और उस टाइम पे कैसा था उनका state of mind जो था वो fit था, means they are competent. ठीक है, ओके, फाइनली जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो DD है विक्टिम की वो अफेल्ट करी एंड जो अपेलेंट है उनका कन्विक्शन किया उन्होंने. ठीक है, तो इसी के साथ ये केस कंप्लीट